नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ग्रामीण भारत के इस विशेष कार्यक्रम में यानी कि रूबरू में। आपको पता है कि हम हर बार एक ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं जो सीधे तौर पर आपसे ताल्लुक रखते हैं, और इस बार तो मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को लेकर जो नीति निर्धारण करती हैं वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, हमारे साथ मध्य प्रदेश महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी हैं। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन, दरअसल हम लोग सेगमेंट वाइज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ तक पहुँचने में पूरी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा? देखिए, यहाँ तक आज जो पहुँचे हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि मेरी राजनीति की रही है। पापा मेरे स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, वो लंबे समय तक उन्होंने धार, झाबुआ, रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किया, और राष्ट्रीय स्तर पे भी वो ST/SC कमीशन के आयोग के अध्यक्ष रहे, और एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा, और उसी परिवार से मैं हूँ, और आज 5 बार की विधायक में रही, और यहाँ आज मंत्री के रूप में जो आज यहाँ हूँ, तो कहीं न कहीं ये कि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मेरी रही है और अच्छा अनुभव रहा मेरा। और आज जो जहाँ जो मुकाम हूँ तो मेहनत भी है उसके पीछे, और पारिवारिक मेरी पृष्ठभूमि तो रही ही है। तो यही है कि काफ़ी कुछ है उसमें। शुरुआत से राजनीतिक माहौल परिवार में देखा आपने। तय बात है कि पापा राजनीति में थे और अच्छे कद्दावर नेता थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से काम करना है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि झाबुआ, अलीराजपुर और दूसरे भी देख लो तो आदिवासी क्षेत्र से वहाँ से निकल कर के आना, उन्हीं के बीच में रह करके और उनकी किस तरह से सेवा करना और योजनाओं का लाभ उनको किस तरह से पहुंचाना, तो ये उनसे सीखा है। और एक साफ सुथरी छवि लेकर के और आगे निरंतर बढ़ते रहना, और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वहाँ सड़कें बनाने की बात हो, तालाब बनाने की बात हो, या दूसरी एक समग्र विकास किस तरह से किया जाना चाहिए, ये उनसे सीखा मैंने। और आज मुझे लगता है कि बहुत कुछ मायने रखता है, और आज जो कुछ भी मुझ में है, आगे बढ़ने की क्षमता है, और जो कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रेरणा देता है, एक रास्ता दिखाने का काम मुझे करते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि पापा ने बचपन से आपको राजनीति के लिए तैयार किया? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे राजनीति के लिए तैयार किया या ऐसा। जहाँ तक हमारा कॉलेज का या स्कूली हमारा जो रहा, तो हम लोग बिल्कुल राजनीति से अलग रहे। मेरे झाबुआ में भी मेरा एजुकेशन रहा, इंदौर में भी पढ़ी और दिल्ली में भी मैं पढ़ी, तो उस समय हम लोग इतना इन्वॉल्व नहीं थे। और ये कि भाई राजनीति में ही आना, ऐसा कोई सोची समझी वो नहीं थी कि राजनीति आना, सहज ही आना मेरा हो गया। पूछा उन्होंने कि ये चुनाव लड़ना है, तो सहज कह दिया कि हाँ लड़ना है, और एक राजनीति में आना हो गया मेरा, और आज इसमें काम पे हूँ मैं। आप कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के दौरान कैसी थी? नटखट थी, पढ़ाकू थी या आंदोलनकारी थी? नहीं, वैसा नहीं रहा। जैसा मैं आज सिंपल हूँ, उसी तरह का मैं पढ़ाई मेरे कॉलेज के समय भी वैसे ही साधारण मेरा वो रहा। ना तो मैं लड़ाकू रही हूँ और ना ही कोई इस तरह का, तो सिंपल हम लोगों का वो रहा, और व्यवहार भी सिंपल ही रहा, चाहे वो स्कूलिंग रही हो, कॉलेज का समय रहा, और आज राजनीति में भी कई बार कार्यकर्ता है, और कई बार ये चीज़ें रहती कि इतने सिंपल और इतने सहज क्यों हो। कई बार लोगों की ये चीज़ें भी आती है कि एकदम उग्र क्यों नहीं होते हो यार, आजकल की जो राजनीति है वो इस तरह का क्यों नहीं करते हैं। तो एक जो स्वभाव में आ जाता है ना व्यक्ति के, हर व्यक्ति की अपने काम करने की अपनी अपनी क्षमताएं होती है, और एक हर व्यक्ति की एक शैली रहती है कि कोई
भजन गाना गा कर के वो करता है, कुछ बातों में अपने कोई अपने व्यवहार से, कोई अपने काम से प्रभावित करता है। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरी शैली है, मेरे व्यवहार है, मेरी जनता ने मुझे उसी रूप में स्वीकार किया है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और वो व्यवहार, वो शैली, वो इतनी जल्दी कोई परिवर्तित नहीं होती है, और सबकी अपने अपने काम करने की शैली अलग अलग होती है। तो वही मेरा व्यवहार है, वही मेरी शैली है। ओवरऑल आपके नेचर की आपने बात करी, शैली की बात करी, सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ा आपके व्यवहार पे? काम करने का जो तरीका आपका है उस पर क्या बोलेंगे कि निर्मला भूरिया जी के ऊपर इस व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा असर पड़ा? देखिए, काम करने जी की जो शैली है, जो सीख है, मुझे लगता है कि वो मुझे मेरे पापा से मिली कि किस तरह से आम व्यक्ति का काम, किस तरह से उनको करना चाहिए, किस तरह का हमें व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह का हमें आचरण रखना चाहिए। वो सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे मेरे पिताश्री से ही मिली है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें। और कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि वो आ जाती है राजनीति में। तो ये सब मिला जुला, और काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे पापा से ही मुझे राजनीति। तय बात है, 5 साल की से 5 बार से विधायक हैं और उसके पहले पापा को राजनीति करते हुए देखा, बड़े करीब से आपने उससे पहले भी राजनीति को समझा है। तब की राजनीति में और आज की राजनीति में अंतर दिखता है आपको, और क्या अंतर दिखता है? हाँ, दिखता है। आज से हम लोग ये कह लें कि हम 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, तो उस समय की राजनीति कुछ अलग थी, और आज की राजनीति मुझे लगता है कि कुछ और है। उस समय की आवश्यकताएं कुछ और थी, और आज की आवश्यकताएं कुछ और है। ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ किसी गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमें दिखता है कि सड़कें बन गई है, तालाब बन गए हैं, बिजली उनको पर्याप्त मात्रा में मिल गई है, स्कूल वहाँ पे खुल गई है। तो मुझे लगता है जो आवश्यकता उनको वहाँ उस चीज़ की थी वो उनकी पूरी हो गई है। तो आज हम जाएंगे तो वहाँ उनकी और कुछ मांगें रहेंगी, कुछ और आवश्यकताएं उन लोगों की रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं उस समय में और इस समय में परिवर्तन तो आया है। उस समय थोड़ी मुझे लगता है कि स्लो ये थी राजनीति। आजकल तो ये मोबाइल का और डिजिटल का सारा ज़माना आ गया है, लेकिन उस तरह के ठीक है, आराम से ये काम हो गए, हम लोग थोड़े वो करते थे। लेकिन आजकल हमको करना ही है, इतनी फटाफट सारी चीज़ें होने लग गई है, तो फ़र्क तो आया है सारी चीज़ें में। महिला बाल विकास जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपके पास है। तय बात है कि पिछले बार की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो इतनी भारी तादाद में जीते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का है, और इतना महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट आपके पास है, महिलाओं को लेकर कुछ प्लानिंग की है आपने? देखिए, मेरे पास जो विभाग है महिला और बाल विकास, और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और ये आधी आबादी से भी ज़्यादा का नेतृत्व ये विभाग करता है। और इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी या हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार महिला सशक्तिकरण के ऊपर, और अभी जो केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी जो 4 चीज़ें गोल लिए हैं कि उसमें नारी सशक्तिकरण, युवा, गरीब और किसान, उसमें महिलाओं को सशक्त किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा किस तरह से कर सकते हैं, इस ओर हमारी सरकार का लगातार ध्यान है। और इसीलिए हमारे जो अभी संगठन के चुनाव जैसे चले हैं रहे हमारे, उसमें हमारी जिलाध्यक्ष महिलाएं बन कर के आई हैं यहाँ पे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारी सरकारों की जो सोच है कि वो महिलाओं को हर चीज़ में भागीदारी हम दें और आगे बढ़ाने का उनको काम करें। और मुझे लगता है कि उसमें लाडली बहना है, आपने जैसे कहा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। और आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में है या नगरीय क्षेत्रों में जाके देखें तो इसका काफ़ी कुछ
फ़र्क पड़ा है। और इसका मुझे लगता है कि दूसरे राज्य भी इसको देख कर के वो भी उसको अपना रहे हैं और कर रहे हैं इसमें। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के पास अभी भी लाडली बहना योजना का जो है वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा, वो एनरोल नहीं हो पा रही, उन तक योजनाओं की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। उन तक पहुंचने के लिए कोई नया तरीका इम्प्लीमेंट लेकर आ रहा है? देखिए, आने वाले समय में इसीलिए जो नारी सशक्तिकरण की जो बात है वो इसी चीज़ से निकल के आ रही है कि अभी तो हम हमारी लाडली बहनाओं को 1250 रुपये हर महीने देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा कुछ करें कि हमारी जो माता बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है या नगरीय क्षेत्रों में जिनको आवश्यकता है, उनको हम जैसे स्वयं सहायता समूह वाली बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब दूर ये है, तो उनको ऐसा कुछ कुटीर उद्योग वाली या ऐसा कोई काम दें कि वो अपने आप कमाए, रोजगार भी देने का खुद को भी मिले और बाकी महिलाओं को भी देने का काम करे। ऐसी कुछ उद्योग या ऐसी कुछ चीज़ें लेकर के आए कि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी योजनाएं हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें लगातार हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। आदिवासी समाज से आप आती हैं और तय बात है कि आदिवासी अपनी जगह को छोड़ने में कंफर्टेबल कभी महसूस नहीं करता, लेकिन रोजगार के लिए जब काम नहीं मिलता तो वो दूसरे शहरों का पलायन करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, मजदूरी करना। ऐसे में स्किल्स ट्रेनिंग को लेकर भी आदिवासी महिलाओं को लेकर कोई आपका प्लान है? इस मतलब विशेष तौर पर आदिवासी महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, चूँकि मैं उसी समाज से आती हूँ और ग्रामीण उन्हीं क्षेत्र से निकल कर के आ रही हूँ, तो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ यहाँ वहाँ की समस्याओं को और हर चीज़ को समझ सकती हूँ। और स्किल डेवलपमेंट की भी सारी चीज़ें हमारी सरकार गांव में कर रही है और हमारी माता बहनों को उनसे निकालने का काम कर रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं तो वो कई बार मसाले बनाने के काम भी करते हैं और अलग अलग चीज़ें हैं कि किसको किस में रुचि है, उस रुचि के हिसाब से उनको ऐसा करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो ये महिला बाल विकास विभाग है, इसमें कई योजनाएं, जैसे आपकी लक्ष्मी योजना भी है, कन्यादान योजना भी आपके उसमें आ रही है। इन सब योजनाओं को लेकर बजट का एक बहुत बड़ा मुद्दा इशू उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट की दिक्कत है और फिर तय बात है कि अभी 1250 रुपये, लेकिन इसका और ज़्यादा इसका जो पैसा है वो महिलाओं के हिस्से में जाना है। इन सारी योजनाओं में जो फ्री में पैसा हम दे रहे हैं, इस पे सरकार का ज़्यादा फोकस होना चाहिए या इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि महिलाओं को स्किल करें, सिखाएं, उन्हें तकनीकी ज्ञान दें ताकि वो खुद का रोजगार उत्पन्न करें? नहीं, अभी जैसे मैंने जो बात कही है ना कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री इस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी महिलाएं जो बहनें हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बन सके, इसीलिए हमारा फोकस वहाँ है कि हम महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक महिलाओं को वहाँ जहाँ वो रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जहाँ रहती है, वहाँ कुछ ऐसा डेवलप करें कि वहीं उनको रोज़गार मिले और वहीं वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। मतलब खुद को भी रोज़गार मिले और बाकी बहनों को भी रोज़गार दे सके, इस तरह के रोज़गार वहीं पे उपलब्ध हो, इस तरह की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर हम लोग बताएंगे, उसमें हमारा काम चल रहा है अभी, और ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि सरकार किस तरह का वो कर रही है। अधिकतर हम लोगों ने देखा है, कई प्रदर्शंस भी हम लोगों ने देखे हैं, पिछली सरकार में भी देखे थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर बहुत सी समस्याएं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए कोई प्लान? देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हमारी सहायिकाएँ हों कि आंगनवाड़ी के जो भी वर्कर हैं, उनका मानदेय बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। और अभी भी जो भी विसंगतियां हैं उनको सुधारने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ तो किए भी हैं, लेकिन उनको सुधारने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब तय बात है कि आपने स्टार्टिंग में कांग्रेस के जो है वो जो शैली है उसको बहुत करीब से देखा, कांग्रेस में आप रही हैं, फिर बीजेपी में आई,
दोनों संगठनों में अंतर क्या देखने को मिला, और मजबूती जहां लीडरशिप आपकी कांग्रेस से जनरेट हुई, फिर आप बीजेपी में आ गई, तो दोनों के अंतर को किस तरीके से डिफाइन करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये है कि जो कहती है वो करती भी है। मैंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आई, तो लगातार मैं चुनाव लड़ी और संगठन में भी रही। मैं संगठन में मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष भी रही, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रही, मैं मंत्री भी रही, और राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं राष्ट्रीय कार्य समिति में भी रही। तो मैं संगठन में भी काम किया और मैं अब सरकार में भी मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। तो काम करने में कहीं ना कहीं फ़र्क है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या हमारी सरकार है, जो कहती है वो करती है, और महिलाओं को आगे लाने का काम जो है वो लगातार हमारी पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो है। विधानसभा में मैं आपसे सीधे पूछना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा से, आप जहाँ से आ रहे हैं, उसमें अगर ये बोला जाए कि निर्मला भूरिया जी को 5 ऐसे काम करना अभी बाकी हैं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगी, तो वो 5 ऐसे कौन से काम होंगे? देखिए, मेरी विधानसभा पेटलावद है, और पेटलावद में काफ़ी कुछ काम किए हैं मैंने, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और बिजली, सड़क, और जो बेसिक जो आम व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत है वो जो काम है वो सारे ही काम किए हैं। लेकिन अभी भी मैं चाहूँगी कि विस्तारीकरण हो, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचे, बिजली की भी अगर कहीं बिजली तो हालांकि काफ़ी अच्छी हम लोगों को मिल रही है, लेकिन जहाँ ग्रिड की स्थापना हो, ये हो, तो ये है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपने क्षेत्र में और करना चाहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में, खेती मेरे यहाँ अच्छी आधुनिक खेती होती है, सब्जियों की भी खेती होती है, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं। तो इसमें भी कुछ नई चीज़ अगर वहाँ हो सकती है तो उसको लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश वहाँ करूँगी। झाबुआ जो है वो सांस्कृतिक विरासत में अपने आप बहुत संपन्न है, लेकिन देखने में आया है कि कुछ विशेष त्योहारों को छोड़ दिया जाए, होली वगैरह को लेकर छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर, पर्यटन को लेकर खास तौर पर झाबुआ पिछड़ता हुआ नजर आता है। आपको लगता है कि झाबुआ में पर्यटन को लेकर और संभावनाएं हैं? देखिए, झाबुआ क्योंकि पूरा आदिवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, अलीराजपुर है, धार भी लगा हुआ है, पड़वानी, खरगोन, ये पूरा अभी बेल्ट लगा हुआ है। तो अपनी संस्कृति को लेकर आदिवासी जहाँ भी बसता है वो अपनी संस्कृति और अपनी जो परंपराएं हैं उनसे जुड़ करके, अगर दूसरी जगह भी आप चले जाएं तो वो अपनी संस्कृति जो और अपनी परंपराएं हैं उनको वो साथ में लेकर के जाता है। और अभी भी झाबुआ में भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी चले जाएं तो वो जुड़ाव है। अभी भी मैं कह सकती हूँ कि इस पाश्चात्य संस्कृति जो धीरे धीरे घुसती चली जा रही है गाँवों की तरफ भी, ऐसी परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं झाबुआ जैसे ज़िलों में अभी भी विद्यमान में हैं। और आप देखेंगे वहाँ, और जहाँ तक पर्यटन की बात है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पर्यटन का कहीं न कहीं विस्तारीकरण हो, कोई नई चीज़ आए, ऐसा प्रयास हम लोगों का रहेगा। ये है। रोजगार की बात करते हैं झाबुआ को लेकर, आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तय बात है कि बहुत ज़्यादा अभी जो हैं वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं। क्या सोचते हैं आप, रोजगार कैसे लेकर आएंगी वहाँ पे, कैसे लोगों का पलायन रोकेंगी, कैसे वहाँ पर लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ावा देंगी? देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे आप झाबुआ या कहीं और भी ले लें, जैसे ज़मीन है तो ज़मीन तो उतनी ही है, परिवार बड़ा है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़मीनें बढ़ गई या ऐसा कुछ हो गया। तो ज़मीन तो उतनी है लेकिन कहीं ना कहीं परिवार बड़ा हुआ है, तो वो काम की तलाश में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो घर बैठे बैठे क्या करे, या तो वो आर्थिक अर्निंग उसकी किस तरह से हो, तो वो कहीं ना कहीं काम या जो भी उसको काम मिले वो काम के लिए जाता है। लेकिन उसकी ये है कि वो कमा करके लाता है लेकिन खर्च वो झाबुआ में ही करता है। और कहीं ना कहीं झाबुआ में भी
अच्छी सुविधाएं हो गई है। ऐसा नहीं कि जैसे पिछड़ा था, आप जा कर के देखेंगे वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे तो काफ़ी कुछ वहाँ हुआ है। आप सड़कें हर गांव में बन गई है, या जो पंचायतें वो जुड़ गई है, गांव हमारे जुड़ गए हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है, एजुकेशन सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। तो जिस तरह से पहले ये कहते थे कि बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़ा है झाबुआ या इस तरह का है, लेकिन वैसा नहीं है। वहाँ काफ़ी कुछ काम, बहुत कुछ काम हो गए। आप लोग जा कर के देखेंगे तो आप करेंगे। मतलब रोजगार की संभावनाओं को आप तलाशेंगी वहाँ पर, और फैक्ट्रीज वगैरह, पर्यटन को लेकर जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि वो आप लेकर आएंगी वहाँ पे। फैक्ट्रियाँ या जो रोजगार देने की जहाँ बात है, तो कोशिश कर रही है हमारी सरकार भी, ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना रोजगार मूलक जो है वो ऐसे लोग आए, जैसे समिट में अभी भी हो रही हैं। तो इसमें कोशिश करते हैं कि उद्योगपति आए और ऐसा उद्योग लगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को काम मिले। इस तरह की कोशिश हम लोग। प्रभारी जिला है आपका मंदसौर और नीमच। तय बात है कि राजस्थान की बॉर्डर से वो लगा हुआ है। मंदसौर और नीमच में देखा गया है कि बछड़ा समुदाय की जो महिलाएं हैं वो काम जो करती हैं उसको रोकथाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और महिला बाल विकास आपका है। उनके लिए कुछ प्लानिंग, कुछ उनको दूसरी जगह स्थापित करना या ट्रेनिंग सेशंस या इस तरीके की कुछ चीज़ें आप करने वाली हैं? जी, मैं जब से नीमच और मंदसौर ज़िले मुझे मेरे प्रभार में आए हैं, मैंने उनके बीच में जा कर के और मेरे 3-4 कार्यक्रम हुए हैं। बाछड़ा समाज की जो युवतियाँ हैं, जो युवक हैं, उनके सबको समाज में ला कर के कि इनको किस तरह से हम मुख्य धारा में जोड़ सकें। जो काम, जो धंधे वो लोग करते हैं, उनसे किस तरह से, खासकर युवा और जो युवतियाँ हैं, तो उनको समझाने की ज़रूरत है उनके बीच में। और सरकार भी कर रही है और हम भी लगातार कई संस्थाएं भी उनमें लगी हुई है। अभी तो हमने वहाँ पे क्रिकेट मैच भी कराया था, उसका उद्घाटन करने के लिए भी मैं वहाँ पे गई थी। एक बड़ा सम्मेलन भी कराया था मंदसौर में। तो लगातार मेरा ये प्रयास है, हम जो प्राइवेट है, जो बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं या जो युवक पढ़ लिख गए हैं, उनको किस तरह से हम नौकरी दिला सकें, और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उन समाजों के बच्चे या बच्चियाँ, उनको स्कूल में किस तरह से हम लोग भेज सकें, और उनको लगातार उनकी काउंसलिंग करना। ये लगातार हम उस प्रयास में हैं कि ये समाज, जिस आसपास के भी ज़िले कुछ हैं वहाँ पे भी, तो लगातार मेरा ये प्रयास है, मेरे विभाग का भी और सरकार का भी ये प्रयास है कि हम बाछड़ा समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ें और उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ लिख करके और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टर्म जब आपका पूरा होगा इस शासन का 3 साल बाद, आप महिला बाल विकास आपका जो विभाग है उसको कहाँ देखती हैं? देखिए, मैं तो बहुत ऊंचाई पे देखना चाह रही हूँ इस विभाग को, और मेरा प्रयास है कि मैं कुछ अच्छा करके और इस विभाग में जाऊँ। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साल भर मुझे हुआ है, और आने वाले समय में हम ज़रूर से ज़रूर इसमें बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। 10 साल बाद निर्मला भूरिया कहाँ होंगी? देखिए, अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि निर्मला भूरिया कहाँ होगी। ये तो समय बताएगा आपको। देखिए, समय बताएगा कि निर्मला भूरिया जी 10 साल बाद कहाँ होंगी। बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जो है जवाब निर्मला भूरिया जी ने दिया। और तय बात है कि महिला, आदिवासी महिला होने के नाते कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज को, उसकी महिलाओं को, और साथ में प्रदेश की महिलाओं का जो दुख है, दर्द है, वो बहुत करीब से जानती हैं। बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। 5 बार की विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, संगठन में रही हैं, और अब मंदसौर और नीमच जैसे महत्वपूर्ण जिलों की प्रभारी भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रही हैं, विकास की जो आप बात कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, उसको अमली जामा पहना के आप प्रदेश की महिलाओं का कहीं ना कहीं ख्याल रखेंगी और उन्हें उन्नति की ओर लेकर जाएंगी। आपने हमसे इस कार्यक्रम में बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई लेते हैं कि कहीं ना कहीं 3 साल बाद महिला बाल विकास की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप पूरी तरीके से दूर कर चुकी होंगी, और 10 साल बाद इससे भी बड़े पद पर आप विराजित होंगी।
तो साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।